हेलो स्टूडेंट, अपने सेकेंड यूनिट के फर्स्ट टॉपिक नेशनल इनकम इन इंडिया के सेकंड लेक्चर में अब देखेंगे कि भारत में योजना काल में राष्ट्रीय आय की दिशा में क्या प्रवृत्तियां रही हैं या भारत में राष्ट्रीय आय की क्या विशेषताएं हैं। तो राष्ट्रीय आय की विशेषताओं के जो पहलू हैं उनमें पहला है हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि। जो हमारा पहला पॉइंट है राष्ट्रीय आय की विशेषताओं का, वो क्या है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि। तो हम देखते हैं कि जब भी हम वृद्धि की बात करते हैं तो योजना काल के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं। जब देश स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो देश के रणनीतिकार थे उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश का विकास करने का बीड़ा उठाया था। 5 वर्ष के लिए योजनाएं बनाते थे और उन योजनाओं का क्रियान्वयन करते थे और 5 वर्ष की समाप्ति के समय देखते थे कि ये योजनाएं कितनी फलीभूत हुई या उनमें क्या कमियां रह गई हैं। तो हम यहाँ पर जब राष्ट्रीय आय की बात करेंगे, राष्ट्रीय आय की विशेषताओं की बात करेंगे तो देखेंगे कि पंचवर्षीय योजनाओं में यहाँ पर किस प्रकार की स्थितियाँ पाई गई। तो जब देश आज़ाद हुआ उसके पश्चात 1950 से 51 में प्रथम हमारी पंचवर्षीय योजना तैयार हुई थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना जब तैयार हुई तो उस समय जो हमारे देश की शुद्ध राष्ट्रीय आय थी वो थी 9,152 करोड़ रुपए। कितनी थी? 9,152 करोड़ रुपए, 9,152 करोड़ रुपीज़, जो कि यहाँ पर 2001 से 2 में बढ़कर हो गई 21,06,928 करोड़ रुपए। योजना काल के इस समय में हम देख रहे हैं कि 1950-51 की तुलना में ये जो राशि है राष्ट्रीय आय की, ये बढ़कर हो गई 21,06,928 करोड़ रुपए और 2011-12 में बढ़कर ये हो गई 80,52,996 करोड़ रुपए। ये 2011-12 के आंकड़े थे और ये आंकड़े बढ़कर हो गए 2017-18 में 1,48,39,803 करोड़ रुपए। ये हमारे नए आंकड़े हैं। 2017-18 में 1,48,39,803 रुपए हमारे जो देश का नेशनल इनकम है ये बढ़कर हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सारे वर्षों के आंकड़ों को यहाँ पर स्पष्ट करना संभव नहीं है। तो प्रतीकात्मक स्वरूप हम ये 4 वर्षों का आंकड़ा यहाँ पर ले लिए हैं और 4 वर्षों के आंकड़ों के माध्यम से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से हमारे जो देश के नेशनल इनकम है इनमें वृद्धि हुई है। अब इसमें हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तो जिस प्रकार हमारा नेशनल इनकम हमारा बढ़ा है योजना काल में, उसी प्रकार से हमारे देश के जो प्रति व्यक्ति आय है इनमें भी वृद्धि हुई है। योजना काल के परिप्रेक्ष्य में ही इसको भी देखेंगे तो हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं कि 2050-51 में हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय 255 रुपये थी, जो 2016-17 में बढ़कर हो गई है 1,03,007 रुपये। ये हमारे प्रति व्यक्ति आय की स्थिति है देश में। कब की? 2016-17 की। तो 1950-51 में 255 रुपये मात्र प्रति व्यक्ति आए थे और ये हम कह सकते हैं कि ये 2016-17 में बढ़कर हो गई 1,03,007 रुपये प्रति व्यक्ति हो गई है। तो ये वृद्धि भी हम यहाँ पर देखते हैं कि उल्लेखनीय है, किंतु जब विश्व के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं तो वृद्धि अभी आगे चलकर आप देखेंगे कि वृद्धि बहुत ही कम है भारत में। इसके बाद है तीसरा राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में योजनावार वार्षिक वृद्धि दर। तो ये जो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय है योजनावार में किस प्रकार से वार्षिक वृद्धि हुई है, तो अलग अलग वर्षों के आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। अब उन तमाम आंकड़ों को प्रतिशत के साथ हम अपने आंसर में व्यक्त नहीं कर सकते।
जैसे फर्स्ट ईयर में 4.4 था, फिर 4 हो गया, फिर 2.6 हो गया, फिर ये 3.9 हो गया, फिर 4.9 हो गया। ये नेशनल इनकम के परसेंटेज बता रहा हूँ मैं। तो ये सारे जो परसेंटेज हैं इसी प्रकार से 2017-18 में 6.5 हो गया, और प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं कि कोरोना के चलते 4 से भी 0 हो गया है, 4 से भी डाउन हो गया है। तो 4 से जब ये नीचे जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां जब निर्मित हो जाती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी होता है। जब कृषि का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है किसी वर्ष में, तो फलस्वरूप हमारा जो नेशनल इनकम है एकदम से उसमें ग्रोथ आ जाता है। और जब कृषि के क्षेत्र में धीमी गति से हम प्रगति करते हैं या हमको कम यहाँ पर सफलता प्राप्त होती कृषि के क्षेत्र में, तो अपेक्षाकृत यहाँ पर हमारा जो नेशनल इनकम है वो उतना ज़्यादा राइज नहीं होता है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था, राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में योजनावार वार्षिक वृद्धि दर। तो अलग अलग वर्षों के यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं, और उन आंकड़ों में हम देखते हैं कि बहुत ही मामूली सा परिवर्तन के साथ में हमारे जो आंकड़े हैं इनमें परिवर्तन होते चले जा रहे हैं। फिर है नेक्स्ट पॉइंट 4th, भारत तथा अन्य देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना। अब भारत की जो आय है प्रति व्यक्ति, उसकी तुलना विश्व के अन्य देशों की आय से करते हैं, तो हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं कि संसार के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनसे हमारे देश की जो प्रति व्यक्ति आय है बहुत ही कम है। पूरे देशों के साथ यहाँ पर तुलना करना संभव नहीं। कुछ विश्व के विकसित देश, अर्धविकसित देशों के साथ हमें यहाँ पर तुलना करके बताया गया है कि क्या स्थितियाँ हैं। तो विश्व विकास रिपोर्ट वर्ष 2015 में भारत में प्रति व्यक्ति आय $5,456 थी। यह अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में लगभग 1/45 थी। अब सोच सकते हैं आप स्थिति यहाँ पर क्या है, 1/45 है। तो मुद्रा की क्रय शक्ति के आधार पर इसका हम मापन करते हैं। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, ब्राज़ील, इटली, कनाडा, ये कुछ विश्व के प्रमुख देश हैं जिनके आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं, और उनमें बताया गया है कि इनके जो प्रति व्यक्ति आय 2017-18 में क्या थे। तो इन आंकड़ों का जब हम अवलोकन करते हैं तो देखते हैं कि जैसे अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय 19.42 यहाँ पर डॉलर में बता रहा है, जबकि फ्रांस का बता रहा है 2.45। तो ये स्थितियाँ हैं। फिर है अगला पॉइंट 5वां, प्रति व्यक्ति आय में अंतर क्षेत्रीय परिवर्तन। प्रति व्यक्ति आय में अंतर क्षेत्रीय परिवर्तन, तो इसके अंतर्गत जो देश में ही हमारे अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग राज्य हैं, उन राज्यों में भी यहाँ पर स्थिति एक जैसी नहीं रहती। कोई राज्य प्राकृतिक संसाधनों से बहुत ज़्यादा भरे पूरे होते हैं, बहुत ज़्यादा समृद्ध राज्य होते हैं, और कुछ राज्य पिछड़े होते हैं। तो पिछड़े राज्यों में हमारी जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो कम होती है, और जो विकसित राज्य होते हैं हमारे उनमें प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। तो जैसे गोवा है, दिल्ली है, सिक्किम है, चंडीगढ़ है, हरियाणा है, ये हमारे सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले प्रथम 5 राज्य हैं, जिनमें गोवा में 3,27,059 रुपये हमारा प्रति व्यक्ति आय है। दिल्ली में 2,73,618 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। फिर है सिक्किम में 2,33,954 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। फिर चंडीगढ़ में 2,29,976 रुपये प्रति व्यक्ति आय है, और हरियाणा में 1,62,034 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले प्रथम 5 राज्य में पहला राज्य है हमारा बिहार, जहाँ पर हमारा जो प्रति व्यक्ति आय है 2015-16 में वो 31,454 रुपये है। उत्तर प्रदेश में 46,299 रुपये है। मणिपुर में 55,603 रुपये है। झारखंड में 59,628 रुपये है, और असम में 60,526 रुपये है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि देश में ही अलग अलग प्रकार के जो राज्य हैं उनमें अलग अलग प्रकार के हमारे प्रति व्यक्ति आय है। जैसे राज्य समृद्ध है उसके अनुसार ही वहाँ के राज्य के जो लोग हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय निर्धारित होती है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न प्रदेशों का शुद्ध
घरेलू उत्पाद में योगदान। कंट्रीब्यूशन ऑफ डोमेस्टिक स्टेट इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देने वाले प्रथम 5 राज्य 2013-14 में क्रमशः महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात व पश्चिम बंगाल थे। और इसी प्रकार जीडीपी में सबसे कम योगदान वाले राज्य क्रमशः अंडमान निकोबार, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश व मणिपुर थे। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत की राष्ट्रीय आय की मुख्य विशेषताएं। अब मुख्य विशेषताएं क्या हैं इनका एक बार सिलसिलेवार इनका मैं चाहूँगा कि विवेचन कर लें, जिसमें पहला पॉइंट है कि भारत की राष्ट्रीय आय मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। सभी जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। दूसरा है जनसंख्या में वृद्धि के कारण भारत की राष्ट्रीय आय की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय में कम वृद्धि हुई है। तो बहुत तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है और जिस हिसाब से देश का नेशनल इनकम बढ़ रहा है तो उससे ज़्यादा हमारा जनसंख्या बढ़ जाता है, तो इसके कारण से प्रति व्यक्ति आय हमारी कम हो जाती है। क्योंकि जब हम पर कैपिटा इनकम जब कैलकुलेट करते हैं देश के लिए, तो इसमें जो देश का नेशनल इनकम होता है उसमें टोटल जो हमारी पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या होती है, इसका हम डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो इससे हमको पर कैपिटा इनकम प्राप्त हो जाती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है भारत की जो राष्ट्रीय आय है अन्य विकसित देशों की तुलना में वो काफ़ी नीची है। हमने अभी आंकड़ों के माध्यम से देखा इस बात को। इसके बाद है चौथा, भारत में राष्ट्रीय आय का वितरण अत्यधिक असामान्य है। किसी के पास बहुत ज़्यादा धन है, किसी कोई बहुत ज़्यादा निर्धन है। इसके बाद भारत में राष्ट्रीय आय में संगठित क्षेत्र का योगदान निरंतर रूप से बढ़ रहा है। फिर है भारत की कुल राष्ट्रीय आय में सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र का योगदान अधिक है। सरकार भी निजीकरण को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। इसके बाद है हमारी राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र जो टर्शियरी सेक्टर हैं इनका योगदान काफ़ी अधिक है। फिर भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग 50% भाग खाद्य पदार्थों पर व्यय किया जाता है। फिर है लास्ट पॉइंट, विगत वर्षों में भारत की राष्ट्रीय आय बढ़ने पर भी लोगों के जीवन स्तर में बहुत कम वृद्धि हुई है। तो ये हमारे विशेषताओं के कुछ मुख्य बिंदु थे। अब देखेंगे कि यहाँ पर भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की सीमाएं अथवा कठिनाइयाँ क्या हैं। लिमिटेशंस और डिफ़िकल्टीज ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेशन इन इंडिया। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा अशिक्षा एवं अंधविश्वास। भारत की अधिकांश जनसंख्या शिक्षित नहीं है और अशिक्षा के कारण से वो सही आंकड़े व्यक्त नहीं करते और अंधविश्वास की भी भावना है। तो इसके कारण से वो अपनी कोई भी जानकारी प्रकट नहीं करते। अपर्याप्त, अशुद्ध एवं दोषपूर्ण समंक, जो जानकारियाँ उनके द्वारा प्रदान की जाती हैं वो जानकारियाँ अशुद्ध होती हैं, दोषपूर्ण होती हैं, सही ढंग से वो अपनी जानकारियाँ व्यक्त नहीं करते और उसके कारण से राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है वो सही नहीं होती। फिर है वस्तु विनिमय व्यवस्था। देश के कुछ दूरगामी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अभी भी वस्तु विनिमय व्यवस्था है। एक वस्तु को दे देते हैं और बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके कारण से उन वस्तुओं का जो मूल्यांकन है मुद्रा में नहीं हो पाता और वो राष्ट्रीय आय का भाग नहीं बन पाते। दोषपूर्ण व्यावसायिक वर्गीकरण, एक ही व्यक्ति अनेक प्रकार के धंधों में संलिप्त होते हैं और वो अपने काम धंधों की जानकारी नहीं कराते। तो उसके कारण से जो नेशनल इनकम है ये हमारा इफेक्टेड हो जाता है। फिर है क्षेत्रीय विविधता। भारत एक अर्धविकसित विशाल देश है। यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों, भूमि, जलवायु, उत्पत्ति, खनिज व्यवसाय, इनके क्षेत्रों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। और अंतर इतना होता है कि एक क्षेत्र की आय के आधार पर हम दूसरे क्षेत्र की आय में कोई
अनुमान नहीं लगा सकते। तो ये हमारे कठिनाइयाँ या सीमाओं के कुछ पॉइंट्स हैं। और थर्ड लेक्चर में देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय की धीमी गति से वृद्धि के क्या कारण हैं। थैंक यू।